हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स चर्चा विद आर के प्रजापति। तो इसके पिछले वीडियो में आपने कूलाम के नियम को सत्यापित किया और कूलाम के नियम को सीजीएस पद्धति में भी देखा, एमकेएस सिस्टम के अनुसार भी देखा, दोनों स्थितियों में देखा। वैसे एमकेएस जो आपका फॉर्मूला निकला था एमकेएस के सिस्टम के तहत, वही आपका फॉर्मूला व्यापक फॉर्मूला है। इसके बाद यानी कि उसको डेरिवेट ड्राइव करके आगे सॉल्यूशन कर लिया गया था, जिससे हमें कुछ यानी कि बोधात्मक प्रश्न भी मिल सके और उसके बारे में हमें अति गहन जानकारी प्राप्त हो। अब बात करते हैं आगे। इसके पीछे आगे क्या है कि जो आपने कुछ शब्दों को इस्तेमाल किया, जैसे एक परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नॉट। इसकी यानी कि हम देखते हैं विमा क्या होती है, आंकिक मान क्या होता है और इसका मात्रक क्या निकलता है। तो इसको निकालेंगे। और यहाँ पर हमें एक चीज और आपको बता दें कि हो सकता है आप यानी कि वीडियो देखते हो तो आपको शायद 1 घंटे के वीडियो या 30 मिनट के वीडियो में ही कूलाम के नियम तक पहुंचा दिया जाता है। बट यहाँ आप देख रहे हो आपके 2 वीडियो यानी कि लगभग में 1 घंटे और पौन घंटे के लगभग होने के बावजूद भी हम अभी कूलाम के नियम से पूर्ण रूप से नहीं हो पाए, पूर्ण रूप से रूबरू नहीं हो पाए, क्योंकि हमने इसमें बहुत गहन और बहुत ही ज्यादा अत्यधिक जानकारी दी है इस कारण। तो हम फिर इससे यानी कि आगे देखते हैं कि इसमें और यानी चीजें क्या निकल के आती हैं। इसके बाद वेक्टर रूप मिलेगा, एक कूलाम की परिभाषा होगी। तो बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की विमा और राशि वगैरह पर। तो हम इसको यानी कि एक बार डेरिवेट के माध्यम से यानी कि लिखने के माध्यम से आपको बोर्ड पर ले जाते हैं और उसको समझते हैं। तो देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है, मात्रक, और इसके बाद विमा, और इसके बाद आंकिक मान। आंकिक मान तो हम बात कर लेते हैं मात्रक की। तो एप्सिलॉन नॉट का पहला यानी कि बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की मात्रक की। तो मात्रक हम कैसे ड्राइव करेंगे, कैसे डेरिवेट करेंगे। तो हम जानते हैं एफ इक्वल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही तो आपका कूलाम के नियम से वैद्युत बल का फॉर्मूला निकला था यहाँ पर। तो हम इसको यानी कि हमें किसका चाहिए, एप्सिलॉन नॉट का। तो हम एप्सिलॉन नॉट का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एफ को नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल कितना हो जाएगा 1/f इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जबकि इसके नीचे आपका लिखा था 4 पाई। तो जी कैसी है, आंकिक वैल्यू, इसका कोई मात्रक विमा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम इसका मात्रक लिखते हैं तो क्या निकल के आएगा, इसका हो गया 1/न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, इंटू आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम, 2 बार है तो कूलाम इंटू कूलाम, अपॉन आर यानी क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको एक साथ में लिख लेते हैं तो कैसे लिखेंगे हम, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह इसका क्या है, मात्रक है, इसका एप्सिलॉन नॉट का। अब बात करते हैं विमा की। तो इसी से हमें मात्रक से ही विमा डेरिवेट कर लेते हैं। तो विमा विमा देखिए आप एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, कूलाम। कूलाम एक आवेश है और आवेश यानी क्यू बराबर, एक हमने फॉर्मूला हाई स्कूल में ही पढ़ा था, क्यू बराबर आई टी। तो आई मतलब एम्पियर, टी मतलब सेकंड, यानी कि एम्पियर की विमा ए, टी सेकंड का मतलब टी। तो जो कितनी निकलती है, ए टी निकलती है। तो इस प्रकार से हम यहां लिख पाएंगे ए टी का स्क्वायर, और अपॉन बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर, तो L2। अब हम सभी को एक साथ करते हैं कॉम्बिनेशन सॉल्यूशन करके, इनवर्स करके। तो देखो यहाँ क्या होगा, m यानी कि पहले हमारी विमाएं यानी कि एक क्रम में होती हैं, एम एल टी ए, इस तरीके से। तो पहले m होगी तो m ऊपर जाएगी, किसकी हो जाएगी कैरी, इस पर एक इनवर्स आ जाएगा, -1 हो जाएगी। m l l देखिए, एक l ये है और एक l यह है, तो 2l और 1l कितना हो गया 3l। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो -3। इसके बाद टी, टी देखिए आप यहाँ पर 2 स्क्वायर लगा इसलिए A2 है और T2 भी है। तो यहाँ पर 2 कैरी जाएंगी ऊपर, प्लस की हो जाएंगी, और 2 पहले से प्लस की थी तो कितनी हो जाएगी T4, और A पहले से प्लस की थी। तो जी आपकी विमा हो जाती M-1 L-3 T4 A2। जी आपके क्या हुआ, विमा निकाल ली हमने, यहां से इसका विमा का फॉर्मूला आ गया, विमीय सूत्र निकल आया। अब बात करते हैं आंकिक मान की। आंकिक मान, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू।
आंकिक मान। अच्छा, आंकिक मान में हमें क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला अभी इसमें जो पढ़ा है, इतना शब्द सिर्फ जो हमने उठाया, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना पढ़ा हमने, 9 × 10⁻⁹ पढ़ा है। हम इसको क्या करें, हमें एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, 4 पाई किस में चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ अब इसका हम देखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल, इसकी वैल्यू रखो 1/4, पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, तो 3.14 इंटू 9 × 10⁹ जब इनका सबका मल्टीप्लीकेशन होगा और 1 में से डिवाइड होगा, 9 ऊपर जाएगा, माइनस की 9 कैरी बनाएगा, फिर इसके बाद हम पॉइंट को बैलेंस करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सॉल्यूशन होके कितना आएगा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसका मात्रा क्या लिख लेंगे, हम पहले निकाल चुके हैं, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका तीनों चीजें आ जाती हैं, क्या, मात्रा, विमा और एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। तो इस प्रकार से आपको डेरिवेट करना है। महत्वपूर्ण है कंपटीशन के लिए भी और अपने बोर्ड के लिए भी, कि आपसे पूछ सकता है एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या हो सकती है, मात्रक क्या हो सकता है, और आंकिक वैल्यू कितनी होती है। इस तरीके से हम इसको यानी कि निकालते हैं। अब रही बात सीजीएस कॉम्पिटेटिव के लिए हो सकता है, सीजीएस में इसका कैसे निकलेगा, तो सीजीएस में यानी कि आपका डायन बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, कूलाम बनेगा। तो इस प्रकार से यानी कि आपका कूलाम का यानी कि जो स्थैतिक कूलाम होता है वो यानी कि डेरिवेट रखा जाएगा, तब आपकी जाके यानी कि इसका निकाल सकते हो। तो आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा विस्तृत और यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि जाने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक कि हम लोग बहुत गहराई तक पहुंच चुके हैं। अब आगे चर्चा करेंगे। इसके बाद आप लोग लिख सकते, नोट में लिखोगे आप इस तरीके से हेडिंग डाल के, और ये सब आप अपनी नोट में लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं एक कूलाम है क्या, जो एक कूलाम वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, तो उसकी बात करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं एक कूलाम आवेश की। हम इसमें हेडिंग डालेंगे एक कूलाम। तो एक कूलाम जो परिभाषा है उसकी हम परिभाषा लिखेंगे इस तरीके से। तो एक कूलाम परिभाषा क्या होगी, एक कूलाम का मतलब है सारी चीजें एकांक हो जाएंगी। कहने का मतलब कितना है, एक कूलाम यानी किसके तुल्य होता है, किसके इक्वल होता है, इस चीज को हमें देखना है। तो हमने यहाँ लिख लिया, यदि हमने दोनों आवेशों को कितना कर दिया, एक कर दिया, तभी एक कूलाम बनेगा। एक कूलाम कर दिया, और बीच की दूरी कितनी कर दी, 1 मीटर कर दी, यानी कि जो बीच की दूरी है आर, वो कितनी कर दी, 1 मीटर कर दी। तो इस तरीके से अब हमारे पास यानी कि देखते हैं क्या निकल के आता। तो हमें जो फॉर्मूला होता है बल का फॉर्मूला, तो हम लिख सकते हैं कूलाम के नियम से, वैद्युत बल से या कूलाम के नियम से। तो क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू पुट करेंगे तो F इक्वल, इसकी देखो वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, 9 × 10⁻⁹, और Q1 हम 1 लिख चुके हैं और R का मान भी 1 लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से F कितना निकल के आ गया, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये किसका मान निकला, एक कूलाम का। हम इसको कैसे कहेंगे, एक कूलाम वह आवेश है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे आवेशों को क्या करते हैं, एक दूसरे को कितने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं, 9 × 10⁻⁹ से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बारे में, तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से आपको एक बार बता दें, एक कूलाम आवेश क्या है, एक कूलाम आवेश वह आवेश है जो निर्वात या वायु, क्योंकि फॉर्मूला किसका है, निर्वात या वायु का है, निर्वात या वायु में रखे 1 मीटर की दूरी पर एकांक आवेश को 9 × 10⁻⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित, अगर सजातीय आवेश होंगे तो प्रतिकर्षित करेगा और विजातीय आवेश होंगे तो आकर्षित करेगा। तो यही परिभाषा हमें लिखनी है, क्या लिखेंगे, एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे
एकांक, हमने यहाँ पर सजातीय शब्द ले लिया, सजातीय आवेशों को कितने न्यूटन के बल से, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है। समझ में आ गया होगा क्या है। एक कूलाम वह आवेश है जो निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे एकांक सजातीय आवेश को, यानी कि एक उनका मान 1 है और सजातीय इसलिए ले लिया जिससे हम परिभाषा में बता सकें कि कौन सा बल लगेगा। तो सजातीय लिया इसलिए प्रतिकर्षित, आप विजातीय कह सकते हो तो आकर्षित हो जाएगा। तो आवेशों को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। जो आपकी एक कूलाम की परिभाषा हो जाती है, आप इसको लिख सकते हो और इम्पोर्टेंट भी है और आपका यानी कि एक नंबर का क्वेश्चन भी इससे बनता है। आगे बात करते हैं कूलाम के वेक्टर रूप की, तो उसको देखते हैं परिभाषा के तहत और समझते हैं। तो कूलाम के नियम के वेक्टर रूप की बात करते हैं। बहुत यानी कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सरल, समझ में नहीं आता है किस तरीके से इसको डेरिवेट किया जाता है, जबकि इससे सरल यानी कि फॉर्मूला डेरिवेशन अभी तक का इसमें नहीं है, जो जितना टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें है क्या कि देखो कूलाम का नियम, जो कूलाम का वैद्युत बल था, जो फॉर्मूला था कूलाम के नियम से, उसमें हम देखते थे हमारे पास दिशा ज्ञात नहीं होती थी, हम दिशा ज्ञात नहीं कर सकते थे। इसीलिए वेक्टर रूप रखा गया है जिससे हम उसकी दिशा जानकारी कर सकें या दिशा बता सकें। तो उसके लिए ही वेक्टर रूप है। और वेक्टर रूप के लिए जैसे कि हमने जो वेक्टर पढ़ा है 11th में, उसी वेक्टर के माध्यम से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके वैसे तो शुरुआत के जो कहें तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं सीधा, लेकिन अगला थोड़ा सा डेरिवेशन है, तो उसको आप जरूर अच्छे से देखिएगा, क्योंकि वह डेरिवेशन अगर 2 से 3 नंबर में आपका एग्जाम में आता है तो आप वही वाला डेरिवेशन कीजिएगा। बशर्ते जो 3, 4 और 6 फॉर्मूले जो निकलते हैं उनका केवल अस्तित्व है कि न्यूमेरिकल में जिस बेस पे जिस माध्यम का न्यूमेरिकल हो उसी माध्यम का हम फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्यूशन कर सकें। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वेक्टर रूप क्या है। माना कि 2 आवेश इस तरीके से रखे हुए हैं, एक आवेश ये रखा है Q1 और यहाँ आवेश रखा है Q2। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि इस पे हम यानी कि वेक्टर रूप कैसे लिखेंगे। तो वेक्टर रूप में लिखने के लिए पहले देखिए R को हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप Q1 पर मान लीजिए आप खड़े हो, किसको देख रहे हो, Q2 को देख रहे हो। तो आप Q1 से Q2 को देख रहे हो, इसीलिए यानी कि दिशा क्या हुई, यह दिशा हुई। तो इसमें हम यहाँ कैसे शो करेंगे, R की जो डिस्टेंस दूरी है उसी को हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, दूसरे को देख रहे हैं उसी का 2 लिखेंगे, और जिस बिंदु पर खड़े होकर देख रहे हैं उसको हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, और इस पर क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसकी दूरी को लिखेंगे। यदि हम इसी प्रकार से उल्टा यानी कि इसको Q1 और Q2 इन दोनों के बीच की दूरी R है, हम Q2 से Q1 को देखते हैं। तो Q2 से Q1 को देखेंगे तो Q2 से Q1 यानी जो देखने वाला वो पहले, इसके बाद जिस पर खड़े हैं वो हमारा बाद में पॉइंट आएगा। तो 2 ये हो गया, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस तरीके से जो दिशा हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें इसमें लिखना है, और कूलाम के नियम में हमें कुछ नहीं करना, केवल वेक्टर को लगा देना है। जैसा कि हम देख रहे हैं F, अच्छा इस Q1 के लिए क्या होगा, बल कैसे होगा, बल की दिशा देखिए आप इस प्रकार से, कितना होगा F2(1), क्योंकि दूरी कौन सी है, 2(1) है, तो इसके द्वारा इस पर जो बल लग रहा है वो कितना, 2(1). तो इस चीज को हमने देखा Q1 से F। अगर हम Q2 से देखेंगे तो इस तरफ F कितना होगा, बल कितना होगा, बल होगा आपका F वेक्टर 1 और 2। समझ में आ गया होगा। अब हमें सिर्फ यही और यही आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले में लिखना, और कुछ अंतर नहीं करना है। तो देखिए F21, हम ऊपर एक लाइन भी लिख सकते हैं, Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल। यहां पर लिख सकते हैं Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, तो कितना होगा, F वेक्टर इक्वल कितना होगा, हमारा परिमाण देखो, परिमाण 1/4πε0 Q1 Q2/R²। हमारा अदिश में तो इसी प्रकार से होता है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास दो दिशा आ गई, और दिशा को हम क्या करते हैं, एकांक वेक्टर से गुणा कर देते हैं। अगर परिमाण में हम एकांक वेक्टर से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, दिशा सहित वेक्टर हो जाता है। जैसे वेक्टर बराबर
हम लिख भी सकते, फॉर्मूला भी जानते हैं। वेक्टर इक्वल कितना होगा, परिमाण इनटू एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम एक्स वाई जेड में एकांक सदिश पढ़े होंगे, एक्स का आई कैप होता है, वाई का जे कैप होता है और जेड का की कैप होता है। इसी प्रकार से हम एकांक सदिश यहाँ पर लिखेंगे। तो इसका एकांक सदिश कितना होगा, आर कैप 2 1। बस इतना लिख दिया, हमारा क्या हो गया। हाँ, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर भी कैसे लिख सकते हैं, 2 1 वेक्टर का परिमाण, इस प्रकार से, क्योंकि मान है ना, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि 2 1 वेक्टर का परिमाण मतलब इतना ही हो गया। वैसे आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने आप दूरी जो डिस्टेंस मानी, परिमाण में आपको वेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने एकांक वेक्टर लगा दिया तो आपको दिशा प्राप्त हो गई। कहां से, एक से दूसरे की ओर, एक से दूसरे की ओर। इसी प्रकार से इसका दूसरा सूत्र देखते हैं, F12 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ एकांक वेक्टर में क्या लग जाएगा, 1 2। इस प्रकार से आपके पहले दो फॉर्मूले इस तरीके से आ जाते हैं, जो आप न्यूमेरिकल में अगर आपको एकांक वेक्टर दिया जाता है और परिमाण दिए जाते हैं तो आप इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। लेकिन इसी का दूसरा रूप है कि यदि यहाँ एकांक वेक्टर ना हो और क्या हो, केवल वेक्टर हो, तो उसके लिए देखते हैं कि आप इसको कैसे डेरिवेट करेंगे। पहला फॉर्मूला हो गया Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार से अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे के लिए क्या है, हमने पढ़ा है एकांक वेक्टर। तो एकांक वेक्टर यहाँ पर क्या है, आर कैप। तो हम देख सकते हैं एकांक वेक्टर आर कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर अपॉन परिमाण, वेक्टर अपॉन परिमाण, क्योंकि इसी से देख सकते हैं क्या होगा, एकांक वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन परिमाण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर वेक्टर 2 1 था। इस प्रकार से हम कोई यानी कि बिंदु शो नहीं करते, केवल इसको हम एक सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। आर एकांक इक्वल कितना हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का परिमाण को हम कैसे लिखेंगे, मॉड लगा देंगे तो जी क्या हो जाता है, परिमाण हो जाता है। बस यही आपको जो फॉर्मूला है या जो आपके सामने मॉडल रखा गया, इसी को इसी में रख देना है सिर्फ, और आपके पास दो फॉर्मूले और प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आपका डेरिवेशन वाला यानी फॉर्मूला है, जिसको हम यानी कि वेक्टर के तौर पे करके दिखाएंगे कैसे कैसे निकलता है, उसके लिए आपको डेरिवेशन आगे इसके जस्ट बाद देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसमें रख देते हैं, तो एफ वेक्टर इक्वल Q1, वही लिखेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। तो यहाँ क्या हो जाए, F21 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इनटू क्या हो जाएगा, R वेक्टर अपॉन R वेक्टर का परिमाण। लेकिन कौन सा होगा, यहाँ वेक्टर कौन सा है, 2 1। यहाँ पर भी इसी प्रकार से हम इसको वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि परिमाण है, इसीलिए इसमें वेक्टर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मॉड का मतलब ही है क्या, वेक्टर खत्म करना। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे, तो इसका मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर हम इसको अभी इरेज कर देते तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समझना, हमने उसी में इरेज करके कर दिया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर का परिमाण जी किसके बराबर हो गया, आर, यानी कि इस वेक्टर के इक्वल हो गया। तो देखिए 2 आर हो गया ना, यहाँ पर 2 आर और एक 3 आर हो गया। तो यहाँ पर हम इसी को यानी कि लिखते नहीं है, इसी में यानी करके आपको अच्छा एक बार लिख देते हैं, 2 1 वेक्टर इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R Q और R21 वेक्टर। इस प्रकार से जो हो गया, इसका दूसरा वाला भी हम लिखेंगे कैसे, Q2 के द्वारा Q1 पर। तो Q2 के द्वारा Q1 पर कितना हो जाएगा, 1 2 इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R Q, और यहाँ क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। इस प्रकार से हमारा दो फॉर्मूले ये हो जाते हैं। अब हम आपको एक और चीज बता दें यहाँ पर कि आवश्यकता नहीं है कि हमने 2 1 लिखा है तो आप इसको ही 2 1 मानो, क्योंकि हमने आपको क्या कहा, जहां पर है वहां से दूसरे को देख रहे हैं तो दूसरे को पहले लिखना है, और जहां है वहां
उसको बाद में लिखना। लेकिन आप अपना यानी कि एक मॉडल व्यापक रख सकते हो, क्योंकि अपना अपना एक यानी कि स्टैंडर्ड होता है, कौन किससे यानी कि बेस पे चलते हैं। तो हम इसको लेके चलते हैं, और आप अगर इसको लेके चलना चाहते तो अपने अपने यानी कि माइंड में क्रिएट रहना चाहिए कि हम किससे किसकी ओर बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में चीजों में बस हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 to 1 उल्टा भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम किससे किसकी बात कर रहे हैं। आप 1 2 लिखते हो तो आपको मन में ये रखना होगा कि हम जिस पर बैठे हैं उसको हम पहले पकड़ेंगे और जिसको देख रहा है उसको बाद में पकड़ेंगे, लेकिन बल किस पर लगेगा, इसी पर बल लगेगा। जबकि हम जिसको देख रहे हैं उसको पहले लिख देते हैं कि हमें इस पर बल लग रहा है, बस इतना इतना अंतर है। तो आपके दो फॉर्मूले यहां से प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं डेरिवेटिव की। तो छोटा सा डेरिवेशन है, कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसको देखते हैं हम। तो हम बात कर लेते हैं अंग्रेज यानी कि इसी के जो फॉर्मूला है उसको यानी कैसे डेरिवेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हमने एक निर्देशांक ले लिया इस तरीके से, ठीक है जी। आपका ओरिजिन पॉइंट ओ हो गया। यहां से हम देखते हैं एक आपका आवेश यहाँ पर रखा है, इसको हमने Q1 मान लिया, बिंदु ए पर मान लिया। और यहाँ पर क्या रखा है, दूसरा आवेश रखा है, इसको हमने Q2 आवेश मान लिया और बिंदु बी पर मान लिया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ओरिजिन से ए वेक्टर तक का एक वेक्टर खींचेंगे, जिसको हमने R1 दूरी तय कर दी है कि R1 मान है इसका। इसी प्रकार से दूसरा वेक्टर खींचेंगे, ओ बी वेक्टर कह सकते हैं इसको, तो जिसकी वैल्यू कितनी है, R2 वेक्टर वैल्यू हो जाती है इसकी। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें किसके लिए नहीं कितना चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि जी वेक्टर की दूरी कितनी डिस्टेंस है, लेकिन हमें तो इन दोनों वेक्टरों के बीच देखना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर, तो हमने इसको क्या किया, इन दोनों वेक्टरों को इस तरीके से मिला दिया। तो हम जब इन दोनों वेक्टरों को मिलाया तो Q1 के कारण Q2 पर, हम इस तरीके से कह सकते हैं Q1 के कारण Q2 पर जो बल होगा वो कैसे होगा, इसको इस वेक्टर को हमने आर वेक्टर नाम दे दिया, ठीक है। इस तरह का त्रिभुज का नियम हमने वेक्टर में पढ़ा होगा, उसी त्रिभुज के नियम के आधार पर हमने इसको आर वेक्टर नाम दे दिया। अब देखिए इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कितना होगा, एफ कितना होगा, हम इसको 2 मान के चलते हैं तो 2 1, या आप ऐसे भी सफिक्स में लिख सकते हो Q2 Q1 इस तरीके से। तो ये हो गया। अगर हम इसी को इस तरीके से ना लेके इस तरफ वेक्टर लेते तो हमारा यहाँ पर कैसा बनता फॉर्मूला, यहाँ पर एफ कैसा होता, इस दिशा में होता, इसका मान क्या होता है F1 2, इस प्रकार से। अच्छा यहाँ तक तो मिल गया जी, हमारा चित्र की बात हो गई कि हमने इसको ऐसे क्रिएट कर लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो देखते हैं। तो हम देखते हैं त्रिभुज के नियम से, वेक्टर के त्रिभुज नियम से, वेक्टर के त्रिभुज नियम से। तो वेक्टर का त्रिभुज नियम क्या था, R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इक्वल परिणामी वेक्टर, यही बनेगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दिशा में, जे इसका अपोजिट इस तरीके से है। देखो यानी कि एक बाणाग्र के शीर्ष से दूसरे वेक्टर का बाणाग्र यानी कि शीर्ष होना चाहिए, इसके बाद बाणाग्र यानी कि जो होता है शीर्ष होता है, और पुच्छ होती है, पुच्छ से शीर्ष, और जो दूसरा वेक्टर होता है उसका यानी कि शीर्ष दूसरे वेक्टर तीन जो एक वेक्टर खींचा हुआ था उस वेक्टर के शीर्ष से, तो ये परिणामी बन जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर इक्वल R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर। अच्छा अब यहाँ से हम R का मान निकाल लेते हैं। तो R वेक्टर का मान कितना निकलेगा, यहाँ पर R वेक्टर का मान आएगा, R वेक्टर R1 इस तरफ आ जाएगा, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अच्छा हम इसका एकांक सदिश लिख लेते हैं। इसका एकांक सदिश क्या होता है, तो R कैफ इक्वल R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का परिमाण। देखो हम पहले भी बता चुके यही फॉर्मूला, एकांक सदिश बराबर क्या होता है, वेक्टर अपॉन परिमाण। तो हमने वेक्टर लिख लिया, परिमाण लिख दिया, बस यही हमें फॉर्मूला उस जगह रखना है, यही हमें फॉर्मूला उस जगह रखना है जो हम अभी तक यानी कूलाम के नियम का फॉर्मूला लिखते आए हैं, उसमें सदिश दिशा दिखाने के लिए। तो देखते हैं अब इसके आगे। तो देखिए यहाँ पर हम वेक्टर लिखेंगे 2 1 इक्वल परिमाण लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1
मापांक परिमाण हो गया, कितना होगा हमने देखा था क्यू बन गया था, क्या बन गया था जब परिमाण लगाया था तो क्यू बन गया था। और यहाँ पर क्या होगा वेक्टर लग जाएगा r1 वेक्टर और यहाँ क्या होगा r2 वेक्टर। इस प्रकार से अगर हम चाहें तो इसको r कैप भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इसके दूसरा वाला यानी कि अभी इसके लिए बल था Q1 के लिए बल था, अब Q2 पर देखते हैं तो F कितना होगा F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड और यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ क्या होगा R2 माइनस R1 वेक्टर होगा और यहाँ हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इस प्रकार से हम दो फॉर्मूले और प्राप्त कर लेते हैं। यही आपको फॉर्मूला डेरिवेट करना है जब भी आपके एग्जाम्पल में 2 से 3 नंबर का आ जाए। और अगर यदि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उनमें से कोई फॉर्मूला लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, इसमें से इसको लिख सकते हो और उसमें से किसी को भी लिख सकते हो। कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मार्क्स मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कोई कठिन नहीं है, केवल त्रिभुज का नियम लगा के हमने r एकांक वेक्टर निकाला और हमने उसी में फॉर्मूला रख दिया कूलाम के नियम में। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो आपका जो वेक्टर जो हुआ वेक्टर स्वरूप यहाँ तक था, कुछ बड़ा नहीं है। अगर देखा जाए तो हम इसको इतना करा देते तो हो सकता था 5 से 6 मिनट में हो जाता या 3 मिनट में हो जाता, बट लेकिन हमने आपको सारे फॉर्मूले दिए हैं इसीलिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप देने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें प्राप्त हो सकें। अब हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। कूलाम के नियम का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब इसमें एक आवेश होता है और एक आवेश पर बहुत सारे आवेश बल लगाते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन का यानी कि जो सिद्धांत है प्रिंसिपल होता है उसकी बात करते हैं इसके बाद। तो देखिए सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। इस यानी कि आप वेक्टर रूप को आप लोग अच्छे से याद करिएगा, बहुत यानी कठिन नहीं है, नॉर्मली ना ज्यादा कठिन है और ना ज्यादा ही सरल है, बहुत ही एक तरह से इजी तो है ही एक तरह से देखा जाए। तो अब हम आगे बात करते हैं सुपरपोजिशन की। तो हम बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण किसी का भी होगा उसमें निश्चित है कि किसी न किसी बिंदु पर बहुत सारे इनकी चीजें अध्यारोपित हो रही होंगी, गिर रही होंगी एक तरीके से। तो इसी प्रकार से इसमें भी वही चीज है कि मान लिया आपके पास कोई एक आवेश Q1 है और इस Q1 आवेश पर इस Q2 आवेश द्वारा भी एक बल लग रहा है। एक आवेश यहाँ पर रखा है, Q3 आवेश यहाँ से बल लग रहा है और यहाँ पर एक आवेश रखा है Q4, इससे भी बल लग रहा है। तो इस बिंदु पर जो बल लगेगा वो यानी कि कितना बल होगा, टोटल बल यानी कि सभी आवेशों द्वारा इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं जी आपकी R1 दूरी हो, यहाँ से ले लेते हैं, जी आपकी R2 दूरी हो जाती है और जी आपकी R3 दूरी हो जाती है। तो इनके लिए अध्यारोपण के लिए क्या होता है कि देखो, और एक चीज यहाँ पर समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान देना विशेषकर कि जब दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है वो किसी तीसरे आवेश द्वारा लगाए गए बल से कोई प्रभावित नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि इसके द्वारा इस पर बल लगा, Q1 पर Q2 के द्वारा जो बल लगा वही बल हरदम लगता रहेगा, चाहे इस पर चाहे जितने आवेश बल लगा लें, बल परिवर्तित नहीं होगा। हाँ, टोटल बल चेंज हो सकता है, टोटल बल का मान जो टोटल बल का मान है वो तो आपका यानी कि सभी आवेशों द्वारा निकलेगा, लेकिन इसके बल में के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब दो आवेशों के बीच जो बल लगता है तीसरे आवेश द्वारा उस बल के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही आप यहाँ पर कोई आवेश रख दो। दूसरी चीज, इस चीज को समझ में आ गया होगा क्योंकि इससे बहुत उपयोग होगा क्या कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वह बल हरदम उतना ही रहता है, तीसरा आवेश उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो और अगली बात क्या है कि जो बल लगेगा वो किसी आवेश बिंदु पर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बल लग रहा है, यहाँ पर बल है कि इतना यहाँ पर बल है, इस बिंदु पर ही हम बल को माप सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्यारोपण का सिद्धांत है, तो इस अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, हमने देखा FQ टोटल बल जो लगा, यानी Q यानी कि हमने यहाँ पर मान लिया कि Q पर जो बल लगा है, यहाँ पर Q मान लो, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो इस तरीके से, तो इससे यानी कि एक स्थिति और सरल हो जाएगी। तो FQ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं FQ Q1 यानी FQ Q1, Q पर Q1 के द्वारा बल,
इसके बाद प्लस F(Q)(Q2) और F(Q)(Q3), इस प्रकार से सारे के सारे बल जुड़ जाएंगे। अगर इसी को हम और विस्तृत रूप में लिखें तो हम इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं 1/4πε0। इसका कॉमन हो जाएगा क्योंकि यही फॉर्मूला होगा सभी में, और यहाँ Q सभी में है तो Q कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3। इस प्रकार से बल निकल आएगा। अगर यदि तो इस प्रकार से जो आपका क्या निकलेगा, परिणामी बल निकल आएगा। तो परिभाषा क्या इससे निकल के समझ में आती है कि किसी एक आवेश पर उस क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेश बल लगाएंगे, लेकिन जो वह बल होगा वो सदिश योग के बराबर होगा। जो कुल बल होगा वो सदिश योग के बराबर होगा। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, किसी एक आवेश पर उस क्षेत्र में उपस्थित सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर बल लगाया जाएगा, वह कुल बल, यहां लिख सकते हैं कुल बल सदिश योग के बराबर होगा। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट परिभाषा है, तो इसको आप समझिएगा। फॉर्मूला जो है आपका इस प्रकार से, यहाँ आप अगर यानी कि जो थ्योरी कुछ होती है मान के चलते हैं, हमने मान लिया कोई एक Q आवेश है जिस पर यानी कि Q1 बल, दूसरा आवेश Q1 बल लगा रहा है, तीसरा आवेश Q2 और अगला आवेश Q3 बल लगा रहा है, जिनके बीच Q R1 R2 R3 इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नहीं भी लिखते तो कोई यानी कि आवश्यकता नहीं, केवल आपका फॉर्मूला और आपको परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि एक आवेश पर जो बल लग रहा है उस क्षेत्र में उपस्थित जितने भी आवेश उपस्थित हैं उन सब के द्वारा बल लगाया जाएगा, लेकिन जो बल होगा वो कुल सदिश योग के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ अगर एक माइनस है तो बीजगणितीय सदिश योग बोलते हैं, बीजगणितीय योग। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीजगणितीय एल्जेब्रिक जो होता है, बीजगणितीय सदिश रूप, बीजगणितीय सदिश योग के बराबर होगा, जिस तरीके से बीजगणित में होता है। यह है आपका टॉपिक समाप्त हुआ, और अब अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के बाद हम लास्ट टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं कि वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल में समानता। तो हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल में समानता और असमानता की। तो गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल में समानता और असमानता की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता है, और देखिए गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत बल, वैद्युत बल जो लगता है वो दो पिंडों के, वैद्युत बल जो लगता है वो दो आवेशों के मध्य लगता है। दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उन्हें हम क्या, उसमें कौन सा बल होता है, वैद्युत बल होता है। लेकिन जब दो पिंडों के मध्य बल लगता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और हम इसके बारे में बताते हैं आपको कि जैसे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, या दो प्रोटॉन या दो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच देखते हैं तो हमें पता चलता है, क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो सजाती हो, दो प्रोटॉन है तो वो भी सजाती हुए। अब इन दोनों के बीच अगर हम बल निकालने की बात करते हैं, और यानी कि दो एक्सपेरिमेंट करके बल निकालेंगे, या आप एक एक्सपेरिमेंट करके ही बल निकाल सकते हो। जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन ले लो या दो प्रोटॉन ले लो या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लो, क्योंकि दो आवेश हो जाते हैं, यानी किसी प्रकार के दो आवेश ले लो, और हम क्या कर लेते हैं, उन्हीं के द्रव्यमान ले लेते हैं।
जैसे एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिया हमने, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख लेंगे। और जब हम इन दोनों के द्रव्यमानों के बीच जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, तो जो दो आवेश हैं उनके मान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो जाएंगे आवेश की जगह। अब हम गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे, तो जो Fg होगा वो कितना होगा, G m1m2/r² होगा। तो ये अब यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जो बल, वैद्युत बल है, वो किस पर निर्भर कर रहा है, आवेशों पर निर्भर करता है। जबकि जो हमारा यानी कि गुरुत्वीय बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो और हम एक चीज आपको समानता में पहली बात बता दें आपको, जो गुरुत्वाकर्षण बल तथा वैद्युत बल होते हैं दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। पहला आपका क्या हुआ पार्ट, वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। क्योंकि देखिए आप, जो वैद्युत बल है ई से इलेक्ट्रिक फोर्स, इसीलिए ई से सिंबल रखा है, तो कितना है 1/r², यानी व्युत्क्रम वर्ग हो गया। और इसमें भी क्या है, व्युत्क्रम वर्ग है। तो पहला आप क्या लिखोगे, दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरे की बात करते हैं, दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं। जैसे कि दोनों निर्वात का मतलब जहां वायु ना हो तो दोनों बल कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा अगर नहीं है वहां पर तो वो बल कार्य नहीं करेंगे। चाहे आवेश हो, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, हवा हो अथवा ना हो, दोनों एक दूसरे पर बल कार्य करते हैं। इसीलिए दूसरा हमारा पॉइंट हो गया, दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं। दोनों निर्वात में क्रियाशील होते हैं। तीसरी बात आपको बता दें, दोनों बल संरक्षी बल होते हैं। कैसे होते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए, ये आपका विकल्प पे आता है और ये सब विकल्प के लिए ही इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या है, दोनों बल कैसे होते हैं, संरक्षी होते हैं। संरक्षी का मतलब होता है दोनों इनकी जो बीच की दूरी r होती है उनके यानी कि एक निर्वात के इस निर्वात, दोनों बल कैसे होते हैं, संरक्षी बल होते हैं। इसका तात्पर्य है कि दोनों कार्यशील होते हैं, यानी दोनों के जो मार्ग होता है मार्ग पर निर्भर नहीं करते हैं। अर्थात दोनों मार्ग पर निर्भर नहीं करने का तात्पर्य है कि दोनों का जो किया गया कार्य है वो उनके मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ क्या लिखेंगे, इस दोनों यानी कि तीसरा लिखेंगे, दोनों कैसे होते हैं, दोनों संरक्षी बल होते हैं। दोनों संरक्षी बल होते हैं। तीसरे की आगे बात करते हैं, दोनों कैसे हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं। दोनों केंद्रीय बल हैं क्योंकि दोनों के लिए जो आवेश को मिलाने वाली रेखा होती है उसके अनुदिश कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं। तो हम यहाँ पर चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, दोनों केंद्रीय बल हैं। इस प्रकार से तो अब हम बात करते हैं जी आपकी समानता है असमानता की। तो असमानता की बात करते हैं। असमानता में क्या होता है, आपने अभी पढ़ा है वैद्युत बल कैसा होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण बल होता है। तो ये असमानता है, क्या है, वैद्युत बल में वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, सिर्फ आकर्षण बल होता है। तो वैद्युत असमानता क्या है, वैद्युत बल आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण बल होता है। अगली असमानता क्या है, जैसे कि हमने देखा इसमें पढ़ा है कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम की जो प्रकृति होती है यानी कि माध्यम अगर यानी कि उसका अलग है तो वैद्युत बल कम ज्यादा हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो वैद्युत बल होता है वो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं।
तो क्या है, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत यानी कि प्रबल होता है। इस प्रकार से अब ये तीन आपके पॉइंट असमानता में हो जाते हैं। और हम एक आपको बता दें किस तरीके से प्रबल होता है। जैसे कि हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट में देखा था कि जब कंघी को वालों से रगड़ देते हैं तो जमीन के जो कण होते हैं वो कंघी पर आ जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यही हुआ कि आप इस चीज को समझिएगा कि जो कण थे, कण को पृथ्वी खींचे हुए थी, कण को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी खींच रही थी नीचे की ओर। जबकि हमने आवेश क्या किया, हमने बालों में रगड़ा और आवेश यानी कि उसमें गया और जैसे हमने कंघी को नीचे रखा या कागज को या पेंसिल को नीचे रखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़े यानी कि ऊपर उसमें चिपकने लगते हैं। इसका अर्थ है कि उसने कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम हो गया, किसकी अपेक्षा, वैद्युत बल की अपेक्षा। तब तो वैद्युत बल के कारण खिंच आया। तो अब आप समझिए, जो यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई भी नहीं दे रहा था, उस इलेक्ट्रॉन ने नीचे के कणों को उठा लिया अपनी ओर, नीचे के कणों को अपनी ओर उठा लिया। और किसके सापेक्ष, गुरुत्वाकर्षण बल की सीमा से। तो निश्चित है आप कह सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है, दुर्बल होता है, जबकि वैद्युत बल प्रबल होता है। अच्छा, यहाँ पर अपना जो टॉपिक है वैद्युत आवेश का जो टॉपिक था वो लगभग में समाप्त हो गया। वैसे तो वैद्युत आवेश हर जगह यानी कि पूरी यूनिट में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश को इस समय, लेकिन जितना यानी कि वैद्युत बल संबंधी टॉपिक था इस पर यहाँ पर विराम हुआ। अब हम इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं यानी कुछ न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे जिनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो इनके कुछ न्यूमेरिकल्स हम बताएंगे आपको, 7 से 8 न्यूमेरिकल्स या 6 न्यूमेरिकल्स। इसके बाद फिर हम आपको वैद्युत क्षेत्र चैप्टर पढ़ाएंगे, इस टॉपिक पढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र का। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र टॉपिक खत्म होगा तो उसके 5, 6 या 7, 8 न्यूमेरिकल मैन जो होंगे, उपयोगी होंगे, उनको बताएंगे। इसके बाद फिर आपकी जो NCERT बुक्स है उसका सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसको क्रमबद्ध तरीके से देखते जाइएगा। जब आपके पास पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके पास बहुत कुछ होगा जो यानी कि शायद आपके पास ना हो या आपने नहीं पढ़ा हो। इसके लिए आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़िएगा और नोट अवश्य बनाते रहिएगा। क्योंकि नोट जितनी ज़्यादा अगर आपके पास हो सकता है, आपके पास किसी यानी कि टीचर से या मान लो आप किसी और चैनल पर देख रहे हो उसकी नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाने में होता क्या है कि आपको अपने नोट्स बनाना होता है। उसमें आप उस टीचर का भी जो टॉपिक अच्छा लगता हो या स्कूल का जो टॉपिक अच्छा हो या जो यानी कि ज़्यादा परिभाषित किया गया हो, कोशिश हम भी यही करते हैं कि पूरा यानी कि पूरा का पूरा वीडियो डीपली रखें। तो इसीलिए यानी कि आप भी उस चीज़ को समझिए और नोट बनाते रहिएगा। और वैद्युत आवेश संबंधी आपके पास जो भी डाउट हुए हो या जो डाउट आपने क्रिएट कर लिए हो, जैसे कि आप जब इतना चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारे डाउट्स होंगे या कुछ यानी क्वेश्चंस होंगे जो आप यानी कि पूछना चाहते हो, तो उनको हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं उस ग्रुप पर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका यानी कि सारे यानी कि डाउट्स का वीडियो एक आपके सामने होगा, जो हमने आपको बताया था वो लास्ट में डाउट क्लासेस के नाम से होगा। तो उसमें आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे और किसी प्रकार का कोई यानी कि आपका डाउट शेष नहीं बचेगा। तो इसीलिए ध्यान से आप पढ़ते रहिएगा और किताबों में देखते रहिएगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उसका आप कमेंट अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक अवश्य करते रहें। धन्यवाद।